नमस्कार मित्रों। आपने पिछले 20 वर्षों से अधिक हो गए आपने मुझे जितना प्यार दिया, जितना सम्मान दिया, क्या कहूँ, शब्द नहीं है। और महापुरुषों के जीवन को लेकर आप तक उस सार तत्व को पहुँचाने का जो मैंने काम किया, उसे भी आपने बहुत सराहा और आपने मेरा हौसला बढ़ाया, यह कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो मित्रों, हाल ही में आपके लिए एक नई कोशिश की और यह साधना कई वर्षों तक चलती रही। तब जाकर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ पाई। यह है अनूठा महात्मा। मित्रों, अनूठा महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन कथा पर आधारित है। 3 खंडों में है और अगर आप तीनों खंड से गुजरेंगे तो आप इसे एक उपन्यास के रूप में पाएंगे। उनके जीवन के वे तत्व, वे प्रसंग, वे संदर्भ जो एक आम आदमी के जीवन से जुड़कर उसे प्रभावित कर सके, उसके व्यक्तित्व को निखार सके, एक साधारण को असाधारण बनने में मदद कर सके, उन जीवन प्रसंगों की मैंने तलाश की है और उसे उपन्यास फॉर्म में आपके लिए लेकर आई। 3 खंडों में क्या क्यों किया, क्या उसके अंदर रखा, क्या अलग किया, ये बातें आपके साथ करना चाहूँगी। और सबसे अच्छी बात है मित्रों कि इसकी भाषा शैली ऐसी रखी है कि 10 साल से लेकर 100 साल के बाद तक के बाल साथी इसे पढ़ सकते हैं और अपने अपने अनुरूप बहुत कुछ पा सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है क्योंकि अब तक मैंने आपके लिए जो भी प्रयास किए, आपके उत्साह ने और आपके साथ ने यह विश्वास दिलाया कि वह प्रयास सार्थक है। कुछ बातें अनूठे महात्मा के बारे में करूं मित्रों। बचपन से अनेक महापुरुषों की किताबें पढ़ी थी, कई बातें सुनी थी, बड़ों से भी सुनी, साथियों से भी सुनी, गुरु से भी सुनी। यही समझती रही कि ये तो कुछ खास होंगे, तभी भीड़ से हटकर कुछ कर पाए। जबकि बड़ी हुई तो उन महापुरुषों के बचपन को पढ़ना शुरू किया और पाया कि अरे, ये तो मेरे आपके जैसे ही थे, साधारण परिवार के आम बच्चों की तरह। अब यहाँ मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ही चर्चा करूँ तो आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि वे भी हमारी तरह ही थोड़े जिद्दी, सपनों और कल्पनाओं में खोने वाले, छोटी छोटी गलतियां करने वाले बच्चे थे। मन में एक बात आई कि ऐसा डरपोक बच्चा बड़ा होकर इतना महान कैसे बन गया। तो मैंने गौर किया कि उन्होंने कई गलतियां की, मगर हर बार अलग अलग गलती, कभी किसी गलती को दोहराया नहीं। एक बार गलती हो जाने पर जब उन्हें एहसास होता तो वे तुरंत उसे दोबारा ना करने की कसम खाते और उसे पूरी जिंदगी निभाते। मुझे उनकी यह दृढ़ता बड़ी अच्छी लगी। मुझे यह समझ आया कि जिद्दी होना हमेशा गलत नहीं होता। बच्चे की जिद के जिस स्वभाव को बुरा कहा जाता है, बड़े होकर यदि यही जिद अच्छे कार्यों के लिए की जाती है तो उसे दृढ़ता और संकल्प शक्ति माना जाता है। गांधी जी ने भी अपनी इस आदत को सही दिशा दी, तभी भीड़ से अलग अपनी पहचान बना पाए। मैं भी बचपन में थोड़ी जिद्दी रही, आप भी होंगे ही।
बच्चे जरा जिद ना करें तो फिर क्या। मगर मैंने भी उनकी राह चुनी और जिद को सही दिशा दी, और देखिए आज आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। गांधी जी के बचपन से युवा होने तक के जीवन को पढ़ते हुए मुझे लगा कि आपसे साझा करना चाहिए, तो फिर आपके लिए उन्हें कथाक्रम में सजा कर ले आई। पहले खंड में आप 4 वर्ष के मोनू के साथ हंसते खेलते आगे बढ़ेंगे, तो अंत में 21 वर्ष के युवा मोहन से मिलेंगे। बीच के 20 वर्षों में क्या क्या होता है यह जानने के लिए मेरे साथ इस पुस्तक के नए सफर पर चलेंगे ना मित्रों। और आप वहाँ क्या क्या पाएंगे, पूरी बात तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, आप उनके बचपन के कई किस्से पाएंगे, किशोर मन की बातें पाएंगे, और जिन बातों को वो कर नहीं पाते थे तो अभ्यास के बल पर वे काम कर जाते थे। कैसे उन्होंने हारती हुई बाजी जीती अभ्यास के बल पर, आप यह भी देखेंगे। और उनकी पहली विदेश यात्रा क्यों हुई, कैसे हुई, इन सब बातों को जानेंगे। तो मित्रों, नन्हे मित्रों, किशोर मित्रों और हर उम्र के मित्रों, आप पहले खंड में इन सब को जानना चाहते हैं। इनके भीतर और कई बातें हैं, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो अनूठा महात्मा का पहला खंड आपके लिए है। अनूठा महात्मा का खंड 2, यहाँ आप मिलेंगे बैरिस्टर मोहनदास से, और बैरिस्टर मोहनदास का नया सफर शुरू होता है। किस रूप में, यह जानने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछली यात्रा मेरे साथ आपको कैसी लगी। मोहनदास के बचपन से गुजरते हुए उसके युवा होने तक की कई बातें आपको गुदगुदाई होंगी। जरा ध्यान दीजिएगा। और हैरान भी की होंगी कि अरे ये तो मेरे ही जैसे थे। फिर मन में सवाल भी उठे होंगे कि फिर वे इतने बड़े बड़े काम कैसे कर गए कि सारी दुनिया के हीरो हो गए। दरअसल मेरे मन में भी सवाल उठे थे, तो मैं उनके साथ चलने लगी थी। हाँ, उनके बारे में पढ़ना उनके साथ चलना जैसा ही होता है। कई बार तो उनकी हालत देखकर मुझे अफसोस भी होता और कई बार हैरानी भी, क्योंकि बैरिस्टर बनकर लौटने के बाद भी अपने संकोची स्वभाव के साथ ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने के कारण उन्हें भी परेशान होते देखा। मगर बाद में इन्हीं गुणों के कारण जब उन्हें अनूठे काम करते देखा तो मुझे लगा वे हम में से एक थे। ये सारी बातें, सारे गुण तो हम सब में भी होते हैं। हम जरा सी मुसीबत से घबराकर सच का साथ छोड़ देते हैं। ना छोड़ें तो हम भी अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अनूठे काम कर सकते हैं। मुझे उनके साथ चलते हुए उनकी सोच और उनके व्यवहार को देखकर यह भी समझ में आता गया कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो मेरे भीतर के अच्छे गुणों को जगा दे। जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि बड़े होने पर हमारे वही गुण जो बचपन से हमारे भीतर होते हैं किस तरह हमारे व्यक्तित्व निखारते हैं और हमें भीड़ में से अलग बनाते हैं, जिनसे सब मिलना चाहें। अब अपने भीतर छिपे गुणों को उभारना किसे अच्छा नहीं लगेगा। मित्रों, मैंने देखा मोहनदास अपनी एक एक सोच,
एक एक योजना को व्यवहार में जांचने परखने के बाद ही सत्य के रूप में स्वीकार करते थे। केवल कोरा भाषण देना ना उन्हें खुद के लिए पसंद था और ना किसी और का ऐसा व्यवहार उन्हें अच्छा लगता था। दूसरे नारेबाजी से अधिक वे काम को पूरा करके दिखाने में भरोसा रखते थे। इसलिए दक्षिण अफ्रीका से 20 साल बाद जब वे भारत लौटे तो गंदगी के बीच बसते अपने देश और देशवासियों को कुछ कहने से बेहतर उन्होंने यही समझा कि पहले खुद काम करो, बाद में किसी और को अच्छा ही समझाओ, जिसे बात समझ में आ जाएगी, और अगर वह साथ देना चाहेगा तो साथ आ ही जाएगा। ऐसे थे मोहनदास, जो अपने मन, वचन और कर्म में समानता रखते हुए साधारण लोगों की भीड़ से निकलकर असाधारण होते जा रहे थे। मोहनदास अफ्रीका में 20 साल रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ? विपरीत परिस्थिति में भी क्या किया है उन्होंने? यह जानने के लिए आप भी उनके साथ चलने के लिए कदम बढ़ाएं और देखें कि अपने देश में लौटने के बाद क्या क्या हुआ, जीवन में कौन सा नया मोड़ आया, किस अपमान के दर्द में वह घुटने लगे थे और तभी उन्हें अफ्रीका जाने का अवसर मिला। बैरिस्टर मोहनदास के रूप में अफ्रीका में वे किस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ते गए और फिर किस तरह सामाजिक कार्यों में उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। भारतीयों के बेहतरी के लिए, भारतीयों का जो जीवन नर्क बना हुआ था उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने किस तरह और क्या क्या उपाय किए, क्या क्या काम किए, किस तरह महात्मा ईसा के जीवन को उन्होंने अपने जीवन में उतारना चाहा। विशेषकर अहिंसा को उन्होंने अपना धर्म बना लिया। सत्य और अहिंसा पर वो हर समय अपने आप को स्थिर करने की सिर्फ कोशिश ही नहीं करते रहे, बल्कि पूरी तरह दृढ़ रहे। इसके साथ साथ मोहनदास ने अपने जीवन में बड़े प्रयोग किए। ये प्रयोग सत्य को लेकर ही नहीं था, पूरे जीवन के अलग अलग पहलुओं को लेकर था। और उनके ये अनूठे प्रयोग सफलता की सीढ़ी बनाते गए, यह आप जान पाएंगे। फिर M.K. गांधी के रूप में उनकी स्वदेश वापसी होती है और स्वदेश वापसी के बाद जो उनकी पहली देश यात्रा होती है उसके बारे में आप जान पाएंगे। अब बात आती है मित्रों महात्मा की। अब तक आपने दो पड़ाव देखे, दो बड़े पड़ाव देखे जीवन के, और अब तक मेरे साथ आपने मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें सारी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती और मानती है, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा तो कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा, और बिहार के चंपारण जिले के किसानों मजदूरों की हालात और भक्ति ने तो उन्हें सचमुच महात्मा ही बना दिया। उनके जीवन के दो पड़ाव पार कर लिए हैं हमने, दो खंडों में। और आपने देखा कि 1915 में भारत लौटने और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर मोहनदास उर्फ M.K. गांधी ने जब 1 साल तक अपने देश की यात्रा की, उसे नजदीक से जाना, समझा और फिर कदम उठाया। उनका हर कदम मुझे ठहर कर सोचने को मजबूर करता रहा कि उनके किन किन सोचों
और कामों ने उन्हें बैरिस्टर मोहनदास से अधनंगा फकीर और महात्मा बना दिया। वे कपड़े से नहीं, अपने सोच विचार, भावना और व्यवहार से महात्मा कहलाए। इसे आप बेहतर ढंग से समझ सकें, इसलिए इस खंड में महात्मा के जीवन के अंतिम 33 बरस को आपके लिए लेकर आई। महात्मा से मिलने के लिए मोहनदास को जानना जरूरी ही है, क्योंकि उन्होंने सत्य के जितने प्रयोग किए, अपने पराधीन देश को सच्चा स्वराज्य दिलाने के लिए जिस तरह एक एक कदम सोच समझकर उठाया और जिस तरह उसके लिए सबसे पहला काम किया, अपना और अपने परिवार की ज़रूरतों को इतना कम कर देना जितने पर देश का सबसे गरीब आदमी जिंदा रह सकता है। ऐसा कदम एक महात्मा द्वारा उठाया गया कदम ही हो सकता है, वह भी उस समय जबकि उन्होंने एक अच्छी कमाई की थी, जबकि उन्हें उपहार स्वरूप बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, सोने चांदी हीरे भी, और सब कुछ उन्होंने दान कर दिया था। और भी कई बातें। मित्रों, महात्मा से मिलकर मैंने जाना कि जीवन कैसा होना चाहिए। मैंने यह भी जाना कि महान आत्मा होने के लिए किसी गुफा में बैठकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हर एक में ईश्वर का रूप देखकर समाज के सबसे अधिक कमजोर व्यक्ति या समूह की मदद करके उसके जीवन को खुशहाल बनाकर ही हम ईश्वर को खुश कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात लगी कि हर धर्म एक ही बात सिखाता है, ईश्वर एक है। इसलिए किसी से नफरत मत करो, हर एक से प्यार करो, हर एक की मदद करो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी शक्ति पहचानो और उससे सफलता की राह बनाओ। मुझे कदम कदम पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद याद आते रहे। मुझे लेनिन और टॉलस्टॉय के आध्यात्मिक विचार और जॉन रस्किन के समतामूलक दृष्टिकोण भी याद आते रहे। मगर महात्मा जैसा सत्य का प्रयोगी और मानव समाज को सच्चे विकास के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाला कोई न मिला। सत्य और अहिंसा को उन्होंने एक सिक्के के दो पहलू कहा। मैं हैरान हूँ, मगर महात्मा से मिलकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिस पर भरोसा ना किया जा सके, जो कोई और ना कर सके। हाँ, इसके लिए अपने प्रति उतना ही दृढ़ होना पड़ेगा। बापू की हर कोशिश के पीछे मुझे बस यही दिखा कि वे मानव में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं चाहते थे। हर एक को खुशहाल जीवन मिले, कोई किसी के सामने हाथ ना पसारे, हर हाथ को काम मिले और उस काम को सम्मान मिले। हर एक व्यक्ति सिर उठाकर जी सके और सच पर टिके रहे, यही उनका सपना रहा। बापू के सपनों के भारत में झूठ, स्वार्थ और हिंसा के लिए कहीं जगह नहीं थी। बच्चों के लिए पढ़ाई का बोझ ना होता, सब कुछ खेल खेल में प्रैक्टिकल सिखाया जाना था। अमीर गरीब, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद, गिरजा का भेद ना होना था। कितनी बातें बताऊं मित्रों, कई रोचक और प्रेरक बातें अटी पड़ी हैं जो आपको मेरे साथ इस पुस्तक की यात्रा करते हुए मिलेंगी। बापू ने आज़ादी के बाद कलकत्ते से अंतिम बार विदा होने के समय कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यह बिल्कुल सच है। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर कई बातें अपने आप सामने आ जाती हैं। मैंने उनकी सोच और काम को आपके लिए चुना, बुना और इस पुस्तक के रूप में ले आई, ताकि पुस्तक पढ़ते हुए आप भी महात्मा से हर कदम वैसे ही मिलें, उन्हें निकट से देखें
परखें और फिर अपनी राय बनाएं। तो मित्रों, तैयार है ना आप? तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर अद्विक पब्लिकेशन महात्मा से मिल लें। और मित्रों, मैं एक बात बता दूं, 3 खंडों में इस उपन्यास को, इस कथाकृति को बांटने के पीछे एक और मंशा थी, और वह मंशा यह थी कि आप आराम से एक एक खंड लेकर भी उम्र के हिसाब से पढ़ सकते हैं, किसी को तोहफे में दे सकते हैं, क्योंकि पुस्तक को तोहफे में देने की आदत को विकसित करना भी बहुत जरूरी है। और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक यदि पुस्तक पढ़ने की आदत, कुछ सीखने की आदत, अपने जीवन में उतारने की आदत बनाने लगे, तो जैसा कि मैंने अनुभव किया है, मैं निजी बात करती हूँ कि पुस्तक किस तरह भीतर से व्यक्तित्व का विकास करती है, और महापुरुषों के जीवन से जुड़ी वे बातें जो एक आम व्यक्ति के जीवन से खास करके जुड़ी होती हैं, किस तरह मांझती हैं, परिष्कृत करती हैं, निखारती हैं, यह मैंने स्वयं महसूस किया है, अपने परिवार में महसूस किया है, अपने इर्द गिर्द लोगों में महसूस किया है। और पाठक मित्रों के द्वारा मुझे ऐसे संदेश प्राप्त होते रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ जाना ही नहीं, आत्मसात किया है और अपने व्यक्तित्व का विकास किया है। मित्रों, पहले भी आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित किशोर उपन्यास अद्भुत सन्यासी को बहुत प्यार और सम्मान दिया, अब भी दे रहे हैं। और उसकी अगली कड़ी के रूप में ही आप समझ लें, अनूठा महात्मा को थोड़े विस्तार से आपके लिए मैं लेकर आई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वही प्यार, वही सम्मान मिलेगा। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप हर एक खंड में उम्र के जो पड़ाव, निश्चित पड़ाव हैं, उससे स्वयं को और अपने परिवारजनों को लाभान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद।